मेरे बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बुजुर्गों के बीच बीता है। मेरी नानी, जो एक वृद्धाश्रम में रहती थी, उन्होंने मुझे पाला। मेरी माँ मुझे जन्म देते वक्त चल बसी और मेरे नाना भी जल्दी ही हमें छोड़ गए। वृद्धाश्रम में पलते हुए मैंने बुजुर्गों की आंखों में छिपी कहानियां देखी, उनकी खुशियां, उनके दर्द और उनकी खामोश उम्मीदें सुनी। 12 साल मैंने वहां बिताए और बाद में मैंने बुजुर्गों के जीवन पर शोध किया, एक डिग्री भी ली। लेकिन सच कहूं, किताबों से ज्यादा मुझे उन बुजुर्गों की बातों ने सिखाया जिनके साथ मैंने उनके आखिरी पल साझा किए। आज मेरे ज्यादातर दोस्त बुजुर्ग हैं क्योंकि उनकी बातों में मुझे सुकून मिलता है और उनकी बुद्धिमत्ता मुझे रास्ता दिखाती है। मैंने धार्मिक ग्रंथों का भी गहरा अध्ययन किया है और मुझे यकीन है कि मेरे अनुभव और ज्ञान से मैं आपको कुछ ऐसा बता सकती हूँ जो आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बना दे। तो आइए चलते हैं इस कहानी की ओर। कहानी शुरू होती है एक सुदूर गांव से, जहां एक औरत थी जिसका नाम था सावित्री। सावित्री का जीवन आसान नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो हर मुश्किल को चुनौती देती थी। उसका पति रमेश एक मेहनती इंसान था। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा घर बनाया था जिसमें प्यार और सपनों की नींव थी। लेकिन एक दुख था जो उनके दिल को सालों से कुरेदता था। उनके घर में संतान की किलकारी नहीं गूंजी थी। 20 साल तक उन्होंने हर मंदिर, हर तीर्थ स्थल, हर हकीम और डॉक्टर के दरवाजे खटखटाए। आखिरकार ईश्वर ने उनकी सुन ली। 25 साल बाद सावित्री के गर्भ में एक नन्हा मेहमान आया। जब सावित्री ने अपने बेटे को जन्म दिया तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन जब नर्स ने बच्चे को उसकी गोद में दिया तो उसने बताया कि बच्चे की एक आंख नहीं है। सावित्री का दिल एक पल को जैसे थम गया। उसने अपने बेटे को सीने से लगाया और कहा, कोई बात नहीं, मेरा लाल जैसा भी है, मेरा है। उसकी एक आंख ही सही, वो मेरे लिए इस दुनिया का सबसे हसीन नजारा है। नर्स ने सावित्री को बताया कि अगर माता पिता में से कोई एक अपनी आंख दे तो बच्चे की दोनों आंखें ठीक हो सकती हैं। रमेश ने यह सुनकर मना कर दिया। उसने कहा, मैं अपनी आंख नहीं दे सकता। मेरा परिवार मेरी मेहनत से चलता है। एक आंख से मेरा लाल भी दुनिया देख लेगा। लेकिन सावित्री, जो एक माँ थी, उसका दिल कुछ और कह रहा था। उसने कहा, मैं अपनी आंख दूंगी। मेरा बेटा दोनों आंखों से दुनिया देखेगा। मुझे घर में रहना है, लेकिन मेरा लाल तो बाहर की दुनिया में जाएगा। उसे दोनों आंखें चाहिए। रमेश ने बहुत मना किया, लेकिन सावित्री नहीं मानी। उसने अपनी एक आंख अपने बेटे को दे दी। उसका बेटा, जिसका नाम उन्होंने सूरज रखा, अब दोनों आंखों से दुनिया देख सकता था। लेकिन सावित्री अब एक आंख से कानी हो गई थी। सूरज 5 साल का था जब एक हादसे ने रमेश को उनसे छीन लिया। सावित्री अकेली पड़ गई। घर में जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो सूरज के इलाज और रमेश के अंतिम संस्कार में खर्च हो चुकी थी। अब सावित्री ने गांव में लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करना शुरू किया। दिन रात मेहनत करके वो सूरज के लिए अच्छे कपड़े, खिलौने और खाना लाती। उसने कभी अपने बेटे को कोई कमी नहीं होने दी। जब सूरज 6 साल का हुआ तो सावित्री उसे गांव के सबसे अच्छे स्कूल में ले गई। स्कूल का मास्टर साहब सावित्री के फटे पुराने कपड़ों को देखकर हंसे। उन्होंने कहा, भाई, हमारे स्कूल की फीस बहुत है, तुम्हारा बेटा यहाँ कैसे पढ़ेगा? सावित्री ने गर्व से कहा, मास्टर जी, मेरे बेटे को पढ़ाना मेरा सपना है। वो बड़ा डॉक्टर बनेगा। फीस की चिंता मत कीजिए, मैं मेहनत करके समय पर दे दूंगी। मास्टर साहब उसकी बातों से प्रभावित हुए और सूरज का दाखिला कर दिया। सावित्री ने अब पहले से 2 गुनी मेहनत शुरू की। पहले वो 5 घरों में काम करती थी, अब 10 घरों में झाड़ू पोंछा करने लगी। सूरज की किताबें, स्कूल की फीस और उसकी छोटी छोटी खुशियां, सब कुछ सावित्री की मेहनत से पूरा होता था। लेकिन स्कूल में सूरज को उसके सहपाठी छेड़ते। वो कहते, देखो, एक आंख वाली काली माँ का बेटा। सूरज को ये बातें चुभती थीं। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम मुझे स्कूल छोड़ने मत आया करो। तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम एक आंख से कानी हो, तुम्हारी सूरत अच्छी नहीं है। सावित्री का दिल टूट गया।
लेकिन उसने अपने बेटे की बात मान ली। उसने कहा, ठीक है बेटा, मैं नहीं आऊंगी, लेकिन तू सावधानी से आया जाया करना। उस दिन के बाद सावित्री स्कूल नहीं गई। सूरज अब अकेले स्कूल जाने लगा। समय बीतता गया। सूरज की पढ़ाई पूरी हुई। वो अपने स्कूल में सबसे अच्छे नंबरों से पास हुआ। फिर वो शहर गया और वहां मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। सावित्री की मेहनत अब और बढ़ गई। अब वो 30 घरों में काम करती थी। दिन में धूप, रात में ठंड, कुछ भी उसे रोक नहीं पाता था। वो हर महीने सूरज के लिए पैसे भेजती ताकि उसकी पढ़ाई में कोई कमी ना आए। धूप और मेहनत ने सावित्री का गोरा रंग काला कर दिया। उसकी जवानी समय से पहले बूढ़ी हो गई, लेकिन वो हमेशा सोचती, जब मेरा सूरज डॉक्टर बन जाएगा तब मुझे सुकून मिलेगा। एक दिन सावित्री को सूरज का पत्र मिला। उसमें लिखा था, माँ, मैं अब डॉक्टर बन गया हूँ, डॉक्टर बन गया हूँ। अब तुम्हें पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। सावित्री की आंखों में आंसू छलक आए। उसने पूरे गांव में मिठाइयां बांटी और गर्व से कहा, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया। वो सूरज का इंतजार करने लगी। हर दिन वो गांव की सड़क पर नजरें बिछाए रखती। उसे लगता कि आज उसका बेटा आएगा, लेकिन सूरज नहीं आया। 1 साल बाद सूरज का दूसरा पत्र आया। उसमें लिखा था, माँ, मेरी शादी हो गई है। मेरी पत्नी एक बड़े डॉक्टर की बेटी है। वो बहुत सुंदर है। सावित्री का दिल फिर टूटा। उसने सोचा था कि वो अपने बेटे की शादी में शामिल होगी, उसे दूल्हा बनाएगी, लेकिन सूरज ने उसे बुलाया तक नहीं। फिर भी सावित्री ने अपने बेटे को दुआ दी। वो सोचने लगी, कोई बात नहीं, अब मेरा बेटा और बहू दोनों आएंगे। मैं अपनी बहू से मिलूंगी, उसे आशीर्वाद दूंगी। लेकिन 1 और साल बीत गया। सूरज नहीं आया। फिर एक तीसरा पत्र आया जिसमें लिखा था, माँ, तुम दादी बन गई हो। मेरे बेटे का जन्म हुआ है। सावित्री का सब्र अब जवाब देने लगा। उसने सोचा, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, शादी कर ली, पोता भी हो गया, और मुझे कुछ पता नहीं। मैंने इसके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की और मैंने इसका चेहरा तक नहीं देखा। सावित्री से अब रहा नहीं गया। उसने फैसला किया कि वो शहर जाएगी, अपने बेटे, बहू और पोते से मिलेगी। वो एक छोटा सा थैला लिया जिसमें उसने अपने पोते के लिए खिलौने, बहू के लिए साड़ी और कुछ मिठाइयां रखी। गांव से शहर का रास्ता लंबा था। सावित्री पूछते पाछते शहर पहुंची। उसने एक रिक्शे वाले को सूरज का पता दिखाया। रिक्शा वाला उसे एक आलीशान बंगले के सामने ले गया। सावित्री ने बंगले को देखा। सामने चमचमाती गाड़ियां, नौकर चाकर और दरवाजे पर चपरासी। उसका दिल गर्व से भर गया। उसने सोचा, मेरा सूरज कितने बड़े घर में रहता है। वो अपने थैले के साथ बंगले की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने लगी, एक चपरासी ने उसे रोक लिया। उसने कहा, अरे बुढ़िया, तुम कौन हो? यहाँ कहाँ घुस रही हो? सावित्री ने शांति से कहा, बेटा, यहाँ मेरा बेटा रहता है, मैं अपने पोते से मिलने आई हूँ। चपरासी हंसने लगा। उसने कहा, तूने अपनी शक्ल देखी है? ये बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है, तू इनकी माँ कैसे हो सकती है? सावित्री ने अपने पास रखे सूरज के पत्र दिखाए। चपरासी ने पत्र पढ़ा और माफी मांगने लगा। उसने कहा, माँ जी, मुझे नहीं पता था, आपका बेटा ऊपर वाले कमरे में है। सावित्री ने अपना सामान नीचे रखा और जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगी। वो अपने पोते को देखने के लिए बेकरार थी। जैसे ही वो अंदर पहुंची, उसने देखा कि आंगन में एक पालना झूल रहा था। उसमें उसका पोता सो रहा था। सावित्री की आंखें नम हो गईं। उसने पालने से अपने पोते को उठाया और उसे सीने से लगा लिया, लेकिन बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर सूरज की पत्नी राधिका रसोई से बाहर आई। उसने सावित्री को देखा, फटे पुराने कपड़े, काला रंग और एक आंख से काने। वो चिल्लाने लगी, ये बुढ़िया कौन है? हमारे बच्चे को चुराने आई है। सूरज भी नीचे आ गया। राधिका ने बच्चे को सावित्री से छीन लिया और सूरज से कहा, ये भिखारी जैसी औरत हमारे बच्चे को चुराने आई है। तुमने कैसे चपरासी रखे हैं? सावित्री ने कहा, बेटा, मैं चोर नहीं हूं, मैं तुम्हारी माँ हूं। ये मेरा पोता है, मैं इसे चुराने नहीं, प्यार करने आई हूं। राधिका ने सूरज की ओर देखा और कहा, ये क्या कह रही है? ये तुम्हारी माँ है। तुमने तो कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कोई माँ है।
सूरज ने एक पल के लिए अपनी माँ को देखा, फिर उसने कहा, ये मेरी माँ नहीं है, ये झूठ बोल रही है। सावित्री का दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया। उसने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तू मेरा सूरज है, लेकिन मैं गलत थी। मेरा सूरज मेरा सहारा है, जिसे मैंने अपनी मेहनत से डॉक्टर बनाया, तो वो नहीं हो सकता। सावित्री रोते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसका मन टूट चुका था। वो सोचने लगी, जिस बेटे के लिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान की, उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। अब मेरा क्या सहारा है? वो बंगले के बाहर चपरासियों के कमरे में पहुंची। उसने एक चपरासी से कहा, बेटा क्या तुम मेरे लिए एक पत्र लिख सकते हो? चपरासी ने कागज कलम लिया और सावित्री की बातें लिखने लगा। पत्र पूरा होने के बाद सावित्री ने कहा, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? चपरासी पानी लेने गया, लेकिन जब वो लौटा तो सावित्री वहां नहीं थी। उसने देखा कि सावित्री ने अपनी साड़ी से फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली थी। चपरासी ने दौड़कर सूरज को खबर दी। सूरज और राधिका कमरे में आए। सूरज ने अपनी माँ को फंदे पर लटकते देखा। उसका दिल जैसे पत्थर हो गया। वो जमीन पर बैठ गया और सिर पकड़कर रोने लगा। राधिका ने सावित्री के हाथ में एक कागज देखा। उसने उसे पढ़ा। पत्र में लिखा था, बेटा मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा रहे। मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, लेकिन एक बात बताना चाहती हूं। जब तू पैदा हुआ था, तेरी एक आंख नहीं थी। मैंने अपनी आंख तुझे दी ताकि तू इस दुनिया को पूरी तरह देख सके। मैं कानी हो गई, लेकिन मुझे इसका कोई मलाल नहीं। मेरा रंग काला हो गया क्योंकि मैंने दिन रात मेहनत की ताकि तू डॉक्टर बन सके। मैं तुझे, अपनी बहू को और अपने पोते को देखने आई थी, लेकिन तूने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं जा रही हूं बेटा। ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि तू हमेशा खुश रहे। राधिका ने पत्र पढ़कर सूरज को सुनाया। सूरज का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सावित्री जा चुकी थी और सूरज के पास सिर्फ पछतावा बचा था। इस कहानी का अंत यही नहीं होता। भगवान गणेश जी ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, इस कहानी से एक बात साफ है। माता पिता को अपनी संतान से दो चीजों की उम्मीद कभी नहीं रखनी चाहिए, सम्मान और सुख। क्योंकि जैसे जैसे संतान बड़ी होती है, उनके लिए माता पिता की अहमियत कम होती जाती है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरे दोस्तों, कि माता पिता का प्यार अनमोल है। कुरान में एक आयत है जो कहती है, और अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो। अगर उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे में तुम्हारे पास हो तो उन्हें उफ तक न कहो। ये बात हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान करेंगे, उनकी सेवा करेंगे और उनकी हर छोटी बड़ी खुशी में उनका साथ देंगे। ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ बांटिए। और हाँ, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका साथ ही मेरी ताकत है। नमस्ते और जय श्री राम।